अपने आप में इतनी विशद प्रक्रिया है कि इसके बारे में इस छोटी सी कार्यशाला में संभव नहीं है, लेकिन कुछ सवाल जरूर हमारे हिंदी विभाग अध्यक्ष योगेंद्र जी ने अभी छोड़ दिया है, जिस पर हमको लगता है कि बातचीत करना। इन्होंने निराला जी की एक कविता की कुछ पंक्तियों को छंद से बाहर बता करके वहां तक जो बाद में एक चल करके छंद की दुनिया में एक विचित्रता, एक विचित्र तरह की बात है कि हम जो कुछ बात कर रहे हैं वो छंद है। अपने अभिव्यक्ति बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन छंद जो है वो निश्चित रूप से, जैसा कि पहली एक लड़की ने कोई निशा नाम की, उसने बताया कि उसमें मात्रा है, उसमें मात्रा ही नहीं, उसमें गण पद्धति है, मात्रा ही नहीं है सिर्फ, उसमें चतुष्कल, द्विकल और ये सब बहुत कुछ उसमें विधान है। सच पूछिए तो जो मात्रिक छंद है वो वार्णिक छंद का हिंदी रूपांतर है। हम ये इसको 5 दिन में नहीं, अगर 5 साल तक लगातार कविता पर बहस हो तो संभवतः है कविता का कुछ पक्ष हम लोग पकड़ सकेंगे। आप देख लीजिए, निराला ने लिखा, वह आता दो टूक कलेज को करता, पछताता पथ पर आता। आप उसको सीधे नहीं पढ़िए, वह आता इसमें 6 मात्रा है और कहीं एक दूसरे से, साहब इस बात को समझ रहे होंगे कि जब हम तख्ती करते हैं, जब मात्रा गिनते हैं तो उसमें एक विधान होता है। चतुष्कल में 4 मात्रा एक साथ का एक चतुष्कल बनता है और 2 मात्रा एक मात्रा, वह आता आप देखेंगे इसमें 6 मात्रा है और बहुत एकदम विधि विधान के साथ है। वह 2 मात्रा है, आता 4 मात्रा है, 6 मात्रा। इसको अलीपद छंद कहते हैं। वह आता दो टूक कलेजे को करता, ये भी चौपाई छंद का ही एक भाग है, बिल्कुल एकदम चतुष्कल मात्रा से है, त्रिकल है, द्विकल है, इस तरह की व्यवस्था है। तो निराला ने जो छंद को तोड़ा था वह छंद की हिफाजत करते हुए उसमें एक नवीनता लाई थी। बाद के कवियों ने, अज्ञेय सब ने, और भी बहुत सारे कवियों ने इसको और भी इतना तोड़ दिया कि छंद में, जैसा कि उस लड़की ने बताया, निशा नाम संभवतः है, तो छंद बिल्कुल गद्य के करीब, उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल मात्रा पद्य के करीब होना ही पड़ेगा। क्यों यह जरूरी है? आज के पर्यावरण को हम देखते हुए, पेड़ कट रहे हैं, कागज कट रहे हैं, सब कुछ समाप्त हो रहा है, तो फिर कविता बचेगी कैसे? कविता आप किताबों में नहीं छाप सकेंगे, कविता आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। जब हमारा धर्मशास्त्र या वेद समाप्त हो रहा था तो तमाम लोगों ने क्या किया कि कंठस्थ कर लिया वेदों को। जो 4 वेदों को कंठस्थ कर लिया वो चतुर्वेदी हो गए, जो 3 वेदों को कंठस्थ कर लिया वो त्रिवेदी हो गए, जो 2 वेदों को कर सका वो द्विवेदी हो गए। तो कंठस्थ करने के लिए कविता को छंद में होना भी पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है। जैसा कि बताया कि पद्य का वह अंश है जिसमें की अनुभूति है। उस लड़की ने एक शब्द का, अनुभूति का और अनुभव का भी प्रयोग किया है। आप जान लीजिए कि अनुभव और अनुभूति बिल्कुल अलग अलग चीज है। हम आपके साथ बैठे हुए हैं, हम जो कुछ आपके बारे में एक अनुभव कर रहे हैं, यह वर्तमान का है, कुछ अतीत हो जाएगा तो फिर अनुभव। लेकिन आपका अनुशासन जो है मेरे दिमाग में अगर बरसों तक रहा कि योगेंद्र जी की क्लास में जो मैंने अनुशासन देखा था वो मेरे घर में क्यों नहीं है, दूसरी जगह क्यों नहीं है, अगर यह बात मुझे बरसों रोंदती रह गई तो वह समझिए कि अनुभूति की चीज हो गई। अनुभूति बिल्कुल महीन चीज है और कविता में अनुभूति उतरती है। अनुभव तो सामान्य है, वो सबको अनुभव करते हैं। रिक्शा चलाता है, उसको अनुभव होता है कि बहुत मैं कष्ट में हूँ, बहुत पीड़ा हूँ, लेकिन जो रिक्शा नहीं चलाता है वह भी तब रिक्शे वाले के दर्द को पहचान रहा है, वह तब जब तादात्म्यकरण, अभी संवेदना की बात है उस लड़की ने की। संवेदना एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम उसको बिल्कुल तादात्म्य हो जाते हैं जब उससे, तो संवेदना का जन्म होता है। मैं अभी कविता के संबंध में बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस लड़की ने जो एक शब्द कहा है, अगर हम शब्द पर गंभीरता से और रचना प्रक्रिया के मैं बताता हूं कि जब कविता करता हूं तो कविता हमेशा नहीं हो सकती। अभी बताया कि एक लड़के ने कि हमने कुछ शब्द डाल दिए हैं, उस पर कविता बन जाएगी।
वो प्रयास है, वो कविता के लिए अभ्यास है। आप अभ्यास से कुछ चरण जोड़ ले सकते हैं, कविता नहीं कर सकते हैं। कविता एक विशिष्ट क्षण की अनुभूति है, अनुभूति की अभिव्यक्ति है। हमेशा आप कविता नहीं कर सकते हैं। हमको कोई कहेंगे मैथिली शरण गुप्त सिलौट पर कविता करते थे, फिर मिटा देते थे और कविता कर लेते थे। इसलिए मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में वह अनुभूति नहीं है, आपको छूने की वह नहीं है जो प्रसाद की कविता में आपको मिलती। हम कहना चाहते हैं ये कि आप कविता को करें, लेकिन कविता तभी संभव है जब आप प्रगाढ़ क्षणों में तदात्मीकरण करते हैं, किसी वस्तु से तदात्मीकरण करते हैं, तब कविता का सृजन होता है। मैं भी जब कविता करता हूं, जब कोई बात मुझे बहुत बहुत पीड़ित नहीं करती है, बहुत प्रभावित नहीं करती है, मैं उस पर कविता नहीं करता, और संभवतः कोई भी नहीं करता है। और अगर कोई करता भी है तो वो कविता छूती नहीं है, वो मैथिली शरण गुप्त की तरह निकल जाएगी कविता, कुछ काम करो, कुछ काम करो, न रहो निराश करो मन, इस तरह की बातें होगी। मैं कविता के संबंध में बहुत सारी बातें, और ऐसा नहीं है कि यह हिंदी कविताओं के साथ अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई भी कविता हो, सब में छंद की जरूरत है। आज तो हिंदी में बहुत प्रयोग चल रहे हैं। मुझे साथ साहब बैठे हुए हैं, जब गजल की बात उठी तो वहां पर भी, जब आजाद गजल की बात उठी तो वहां पर भी विरोध हो गया। एक तो गजल की दुनिया में ही विरोध चल रहा है। निराला ने कोशिश की थी कि हम गजल भी सीख लें, लेकिन गजल को बहुत ज्यादा, नज्म को जो वहां महत्ता है वह गजल को नहीं महत्ता है। लेकिन जो भी हो, आज भी उर्दू साहित्य में एक सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर छंद को, बहर को बहुत ज्यादा इज्जत है। हिंदी में जो यह प्रक्रिया आ गई है कि हम जो कुछ भी कहेंगे वह कविता बन जाएगी, संभवतः हिंदी की कविता को वहीं तक केंद्रित कर दिया है कि एक हम कविता करते हैं और हम ही पढ़ते हैं, कोई दूसरा नहीं पढ़ता है। इस स्थिति से बचाना पड़ेगा। हिंदी कवियों को हम सुनना चाहते हैं आज, नई प्रतिभाओं को, कि वो किस तरह की कविता कर रहे हैं। इसीलिए मैंने योगेंद्र जी से कहा था पहले कुछ कविता सुन लें, तो उस पर बात करेंगे। और रचना प्रक्रिया बेहतर है कि आप मेरे बारे में मेरी प्रक्रिया जानने के पहले हम आप लोग के बारे में जानेंगे कि इसको बताया नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं बता सकता है कि रचना किस समय जन्म होता है। आपको देखा मैंने बैठे हुए, एकदम बिल्कुल अनुशासन, किसी को देखा कि नहीं वो मेरी बात को सुन तो रहे हैं लेकिन उनका ध्यान घर पर है। ये सारी स्थिति जो है, अगर मुझे अपने हद भीतर में जाके प्रभावित करती है, तब रचना का जन्म किसी समय हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, एक शंभु काव्य है जगदीश गुप्त का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कविता किस तरह से एक खंड काव्य के रूप में जन्म ले लेती है कविता, आपको बताते हैं। वो उतरे जगदीश गुप्त और उन्होंने रेलवे लाइन के करीब एक बच्चा का नरमुंड देखा कटा हुआ, और ये बात उनको इतनी पीड़ित बहुत दिनों तक करती रही कि बाद में उन्होंने शंभु की गर्दन जो कटी हुई थी या जो जिस कारण भी, तो उस पर उन्होंने एक काव्य लिखा, और वो बिल्कुल शंभु की अलग चीज है। आप ये जान ही नहीं सकते हैं कि शंभु काव्य लिखने के पीछे वो बच्चे का कटा हुआ सर था। मूल बिंदु को पकड़ना बड़ा कठिन हो जाता है कि कहां से, उस बीज को आप नहीं दे सकते हैं जो वट वृक्ष बन गया, वो बीज तो गल करके ही वृक्ष बनता है। इसलिए बीज की पकड़ मुश्किल है, रचना प्रक्रिया की भी बड़ी मुश्किल है। कविता को हम देखें कि जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है। एक बात उस लड़की ने और कही थी, उस लड़की ने इतनी सारी बातें कह दी है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कल्पना की बात कह दी, बिंब की बात कह दी है, प्रतीक की बात कह दी है। आप बिंब तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर कल्पना करने की क्षमता नहीं है। अगर आप कल्पना नहीं कर सकते तो आपकी कविता जो है बिल्कुल अभिधा की तरह होगी। हम ये नहीं कहते हैं कि जो अभिधा में कविता नहीं है, दिनकर की बहुत सारी कविताएं बहुत, लेकिन दिनकर की कविताओं में
अविधा होने के बावजूद, कल्पना नहीं होने के बावजूद एक अपनी कल्पना है, और छंद विधान मुक्त होने के बाद भी वहां छंद है। आप देखें कि नाटकीयता है उस कविता में। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मूल। ये जो नाटकीयता है कुरुक्षेत्र की पहली पंक्ति में, तो वही नाटकीयता इस कविता को कविता बना दी। बहुत सारी बातें हैं कविता के संदर्भ में, मैं अपनी बातें नहीं कह करके आज मैं आप लोग को सुनने के लिए सिर्फ चलाया कि हमारी नई पीढ़ी क्या लिख रही है, क्या सोच रही है कविता के बारे में। कविता का भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। नहीं अगर उज्जवल है तो जो नहीं भी कविता करना जानते हैं, वो कविता के नाम पर मोबाइल पर आज सैकड़ों कवि कैसे दिख रहे कवि है, और हम पढ़ते हैं, मोबाइल की कविताओं को भी पढ़ते हैं, और वैसी ही कविताओं को पढ़ते हैं जो हमारे मन को छूती है। तो कविता के लिए एक शर्त ये भी है कि जो कविता बांधती नहीं है वो कविता नहीं हो सकती। बस